हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि कोर्स टाइटल स्कूल मैनेजमेंट एंड कोर्स बीएड से है। उसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट है, दैट इज स्कूल मैनेजमेंट, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका क्रक्स समझा देती हूँ, जस्ट एक रॉ एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्कूल है, ठीक है, जस्ट रफली मैं समझाऊंगी। स्कूल है तो इस स्कूल का मोटिव है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेड है या कोई ग्रुप ऑफ हेड है या ग्रुप ऑफ पीपल जो स्कूल को, पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। तो उन्होंने कुछ गोल्स सेट किए। गोल्स माने फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि अगले कुछ 3 मंथ्स तक हमें क्या करना है, इस स्कूल के हर क्लासरूम में हमें प्रोजेक्टर लगाना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड सेकंड इज, अगले साल हमें क्या करना है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमें क्या करने हैं, अपॉइंट, ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस हाई लेवल पे चली जाए। एंड थर्ड इज कि हमें क्या करना है, इस स्कूल का जो ग्राउंड है इसको और वाइड करना है, क्योंकि बच्चे जो है उनका एडमिशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ गोल्स, ठीक, जो हमने सेट किए कुछ टाइम पहले। तो इसके लिए प्रॉपरली हमें क्या करना है, प्लानिंग, प्लॉटिंग वगैरह, पहले डाटा जो है उसको कलेक्ट करना है कि किस किस क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, किस किस क्लासरूम में नहीं है, हमें फाइनेंशियली कितने पैसे मतलब चाहिए, या क्वालिफाइड टीचर्स के लिए हमें कितना सैलरी वगैरह देना है। तो ये हमने कुछ गोल्स सेट किए, इसके लिए हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी है, प्रॉपरली डिस्कशन करना है और इनको फुलफिल भी करना है। तो ये सारा होल एज अ होल आता है स्कूल मैनेजमेंट में, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल क्या है, सिंपली एक जगह है जहाँ पे एजुकेटर्स एंड जो वहाँ पे टीचर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं। जस्ट एन रॉ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये आपको मैंने करेक्ट समझाया कि स्कूल मैनेजमेंट असल में क्या होता है। अब आपको अगर मैं आगे समझाऊंगी ये जो लिखा हुआ है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। स्कूल मैनेजमेंट refers to the administration, organization and coordination of all activities and resources in an educational institute to ensure its effective functioning and achievement of its goals। इसका मतलब क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट क्या है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल होती है, ताकि वहाँ की एक्टिविटीज़ या रिसोर्सेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका इफेक्टिव फंक्शनिंग इंश्योर किया जाए। मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे स्कूल में है या कॉलेज में है या जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में आए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर्स है, तो टीचर्स उनको अच्छे से यूज़ करें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, तो वो भी एक इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दैट रिसोर्स माना जाएगा। और अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल, जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया उसको हमें क्या करना है, वो जो गोल्स हमने सेट किए उनको हमें अचीव भी करना है प्रॉपरली। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ गोल्स हमने सेट किए और उनको हमने प्रॉपरली अचीव करना है। जैसे हमने बोला कि स्कूल में एडमिशन्स कम आ रहे हैं, तो अगले साल हमें 50 या 100 या 200 एडमिशन्स जो है वो लाने हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्री एडमिशन या ऐसे कुछ एडमिशन फ़ी रिड्यूस कराएंगे। तो ये है जिससे हमारे जो एडमिशन्स हैं, बच्चे हैं, वो एनरोलमेंट जो है वो हाई होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपरली प्लानिंग की कि कैसे वो हम गोल अचीव कर सकते हैं, फिर उसकी प्रॉपरली जो है अचीवमेंट फाइनली हमने की। It involves overseeing various aspects such as curriculum development, student assessment, staff management, facilities, maintenance, financial planning and community engagement। देखो इसमें क्या क्या आता है। करिकुलम प्रॉपरली मैनेजमेंट को देखनी है, जो स्कूल को मैनेज करती है उनको प्रॉपरली करिकुलम पे नज़र रखनी है कि अगर कल कुछ चेंजेस आई करिकुलम में तो हमें कैसे इसमें ये चेंजेस इंक्लूड करनी है, प्रॉपरली उसको डेवलप करना है। टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को असेस करना है कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। जो हमने साल के स्टार्टिंग में हमने कुछ गोल्स जो रखे थे कि बच्चे अच्छे से, उनकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, तो क्या वो हमारा हो रहा है कि नहीं। प्रॉपरली टाइम टू टाइम टेस्ट लेना है। स्टाफ मैनेजमेंट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टाफ एब्सेंट है तो बच्चों का लॉस ना हो, तो उस टाइम हम किसको वहाँ पे क्लास में भेज सकते हैं, ऐसा
करते हैं हम। और फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, जो भी हमारे स्कूल में फैसिलिटी है वो प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, उनको कोई डैमेज तो नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी हम नज़र रखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे स्कूल में टीचर्स के लिए प्रॉपर सैलरी है कि नहीं, स्कूल में अगर कोई इमरजेंसी आई तो उसके लिए पैसे है कि नहीं, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है या फाइनेंशियल प्लानिंग में। कम्युनिटी को भी इंगेज करना है हमें, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी एंगेज करना है हमें प्लानिंग के टाइम। Effective school management is crucial for creating a conducive learning environment, fostering student success and promoting overall school excellence. एक स्कूल मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से मैनेज करें। जो भी स्कूल मैनेजमेंट है उसको हम अच्छे से प्रॉपरली जो है ग्राउंडेड ला सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर स्कूल मैनेजमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया तो जो स्कूल की लर्निंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वहाँ की जो सक्सेस है स्टूडेंट्स की वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो स्कूल मैनेजमेंट ही एक बहुत क्रूशल पार्ट है जो हमें अच्छे से करना चाहिए एक स्कूल में। ठीक, अब है बैकग्राउंड। स्कूल मैनेजमेंट का अगर हम बैकग्राउंड देखिए कि हिस्ट्री या पास्ट से क्या होते आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। The background of school management can be traced back to the early educational system where the focus was primarily on imparting knowledge and maintaining discipline. अगर आपने लास्ट में वैदिक सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पे एजुकेशन कैसी दी जाती थी, या मुस्लिम सिस्टम, ये जो हमने मुस्लिम पीरियड पढ़ा था कि वहाँ पे एजुकेशन कैसे दी जा रही थी एंशियंट पीरियड में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बस डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया जाता था, जहाँ पे वो अपने गुरु को उनके घर पे जो भी वहाँ पे उनके जाते थे गुरुकुल, वहाँ पे सफाई वगैरह करते थे और वो उनको नॉलेज इम्पार्ट करते थे, बस इतना होता था प्राइमरीली। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में की बात अगर हम करें, ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीता, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रो इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, द नीड फॉर स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिकेम इविडेंट। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स ग्रो हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ग्रो हुए, तो इसकी ज़रूरत पड़ी कि हम इस स्कूल मैनेजमेंट को अच्छे से लागू करें। The evolution of school management has been influenced by various factors, including changes in educational philosophies, societal needs, technological advancement and legal requirements. स्कूल मैनेजमेंट फिर और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि कुछ फैक्टर्स आन पड़े, जैसे कि डिफरेंट फिलोसफीज आई या सोसाइटल नीड्स आई। जैसे पहले बच्चों को सिंपली थ्योरेटिकल फॉर्म में उनसे रटवाया जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर ऐसी फिलासफीज या ऐसी सोसाइटल नीड्स आई जहाँ पे बोला गया कि बच्चों को पनिश नहीं करना है, उनको प्ले वे मेथड में पढ़ाना है। तो और टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट भी आई, पीपीटीज वगैरह बच्चों को एनिमेशन के थ्रू समझाना जो है वो आ गया, टेक्नोलॉजीज़ आ गई, या इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आ गई। तो इसके लिए प्रॉपरली स्कूल जो है वहाँ पे मैनेजमेंट की नीड पड़ी कि हम ये सारे जो भी सोसाइटल नीड्स हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, तो इस सब को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि एक स्कूल की फंक्शनिंग इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, या बच्चों की सक्सेस जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इन द पास्ट स्कूल मैनेजमेंट वॉज लार्जली सेंट्रलाइज्ड विद डिसीजन बीइंग मेड बाय अ सिंगल अथॉरिटी सच एज प्रिंसिपल और हेडमास्टर। पास्ट में जब स्कूल मैनेजमेंट की जाती थी तो प्रिंसिपल को बस सब कुछ करना पड़ता था, मतलब कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, या स्कूल में जो भी फाइनेंशियली नीड है वो वही डिसाइड करता था टीचर। ठीक है, कितने हमें फॉर एग्जांपल फर्नीचर लाने हैं या कितने टीचर्स हमें अपॉइंट करने हैं, ये बस प्रिंसिपल का होता था, प्रिंसिपल का डिसीजन होता था। तो उस टाइम सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट था इन स्कूल मैनेजमेंट। टीचर, ये जो प्रिंसिपल है स्कूल का या कॉलेज का या हेडमास्टर, वही ये सब जो है डिसाइड करता था। तो उस टाइम क्या था, पास्ट में सेंट्रलाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट थी, बस एक इंसान के रिवॉल्व ये मैनेजमेंट सारी चलती थी। लेकिन जब टाइम बीता तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स आए और रिकॉग्निशन जो है वो इंपॉर्टेंस में आई। इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट टुवर्ड्स मोर पार्टिसिपेटिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मॉडल। दिस शिफ्ट emphasizes collaboration, shared decision making and transparency among administrators, teachers, parents and students. अब क्या हुआ, अब ये जो स्कूल मैनेजमेंट है ये बस प्रिंसिपल के तहत नहीं रही, बस वही डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो अब डिसीजन कौन ले सकते थे, टीचर्स भी इसमें जो है टेक पार्ट कर सकते थे, पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी। वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में, उनको क्या करना है, तो ये सारा उनको भी इंक्लूड इस सब में किया जाता था। तो डिसेंट्रलाइजेशन आया, अब बस प्रिंसिपल नहीं डिसीजन लेता था कि क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना है, तो अब सबको इंक्लूड किया जाता है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। ठीक है, Today, school management encompasses a broad range of responsibilities, including curriculum planning, staff development, student welfare, financial management, and community relation. आजकल
बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ब्रॉड रेंज हो गया है स्कूल मैनेजमेंट का। जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले बस बच्चों को पढ़ाया जाता था और उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता था, लेकिन आजकल स्कूल मैनेजमेंट क्या है कि करिकुलम हमें प्रॉपर्ली डेवलप करना है, जिसमें हमें बच्चों पे बर्डन नहीं डालना ज़्यादा, उनको थ्योरीज ही बस नहीं सिखानी, उनको खेल खेल में भी सिखाना है। तो उस एंगल से हमें करिकुलम या सिलेबस कह सकते हो या नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो भी ऐड करनी है। स्टाफ की डेवलपमेंट कैसे होगी, हमें प्रॉपर्ली अच्छी क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो हमें अपॉइंट करना है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमें बहुत कुछ करना है, फाइनेंशियली हमें मैनेजमेंट भी करनी है कि हमें कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से हमें मैनेज करना है। और कम्युनिटी रिलेशन भी जो वहाँ की इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट में कितनी धीरे धीरे कम्प्लेक्सिटी आ गई। It requires a combination of leadership skills, organizational abilities, educational expertise, and interpersonal communication to ensure the effective operation and continuous improvement of educational institutes. स्कूल मैनेजमेंट एक आसान चीज़ नहीं है, इसमें प्रॉपरली एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए एक इंसान में, वो उसको ऑर्गेनाइज आना चाहिए। एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ जो है वो इसके लिए नीडेड है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपरली लीडरशिप क्वालिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। अब आता है सेकेंड पार्ट, दैट इज़ लेवल्स। लेवल्स क्या रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसमें लेवल्स होती है प्रॉपरली, पहले तो हायर अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगी, फिर उसके अंडर डिफरेंट मैनेजमेंट्स की प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, फिर जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ, फिर उनको इंक्लूड करना है। तो इसके थ्री टायर्स है वी कैन से। तो ये 3 लेवल्स हम आगे आराम से पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक लेवल मीन्स कि पहले प्रॉपरली प्लान बनाना है। इसका रोल क्या है इस लेवल का, स्ट्रैटेजिक लेवल का? द लेवल इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हमें प्रॉपरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, पॉलिसी फॉर्म करनी है और डिसीजन बनाना है। इस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्कूल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ऑपरेट एट दिस लेवल। जैसे मैंने बोला था, जो हायर लेवल की अथॉरिटी है वो इसमें डिसाइड करती है कि क्या करना है। दिस सेट द ओवरऑल विजन, मिशन एंड गोल्स फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। क्या हमें आगे का नज़रिया रखना है या क्या मिशन होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्कूल और फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए प्रॉपरली गोल सेट किए जाते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन आते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कूल बोर्ड्स हैं, पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी बनाते हैं, गाइडलाइन स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूट्स के लिए सेट करते हैं और फिर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, कि किस स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस स्कूल में किस टीचर की ज़रूरत है, तो उनको वहाँ पे भेजा जाता है। मॉनिटर किया जाता है ताकि प्रॉपरली अलाइनमेंट हो जाए और ऑब्जेक्टिव्स को अपने एस्टैब्लिश करते हैं। फिर है टैक्टिकल लेवल। इसमें दिस लेवल जो है ये फोकस करती है, ये जो स्ट्रैटेजीज हमने स्ट्रैटेजिक लेवल में बनाई इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है वी कैन से। ठीक है, टैक्टिकल लेवल में इनको प्रॉपरली लागू किया जाता है, उसमें जो स्ट्रैटेजिक लेवल है उसमें प्रॉपरली इनको बनाया जाता है। इस टैक्टिकल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स, जो आप पहले तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते थे स्ट्रैटेजिक लेवल में, इसमें स्कूल्स के हेड्स या कॉलेजेस के कोऑर्डिनेटर्स, यूनिवर्सिटीज़ के या मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है वो इस लेवल पे काम करते हैं। दे ट्रांसलेट स्ट्रैटेजिक प्लान्स इनटू एक्शनेबल टास्क्स। जो हमने स्ट्रैटेजिक लेवल में प्रॉपरली गोल सेट किए थे उनको अब एक्शनेबल, उनको ग्राउंड लेवल पे अब हमें लागू करना है और उनको देखना है, ओवरसी करना है कि डे टू डे हर रोज़ ये ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या बोला जा रहा है कि जो असेंबली जो है सुबह प्रेयर होती है उसमें 2 दिन बॉयज़ खड़े रहेंगे और वो बैठेंगे, अगले दिन तो फिर अगले 2 दिन के बाद गर्ल्स खड़ी रहेंगी, वो मतलब प्रेयर वगैरह करेंगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है सेट की गई है इस नज़रिए से कि थक जाते हैं बच्चे या वो बोर हो जाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल। तो प्रिंसिपल को क्या करना है, उनको ओवरसी करना है कि ये प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। या स्ट्रैटेजिक लेवल में ये गोल भी सेट किया गया कि जो बच्चे हैं उनको हर रोज़ लास्ट जो क्लास है उसमें उनको गेम्स करानी है। तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक लेवल पे प्लान, ताकि बच्चे खेले भी, क्योंकि आजकल फ़ोन ज़्यादा घर पे जाके बच्चे चलाते हैं। तो ये बस जस्ट बच्चों के अच्छाई के लिए ये एक डिसीजन लिया गया स्ट्रैटेजिक लेवल पे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अब इस टैक्टिकल लेवल में प्रिंसिपल को क्या करना है, उनको हर लास्ट क्लास में इनको गेम्स खिलानी है, मतलब गेम्स रखवानी है। तो ये क्या प्रिंसिपल ने किया, उन्होंने देखा कि ये हर रोज़ हो रहा है कि नहीं, उन्होंने इस जो गोल है इसको एक्शनेबल बनाया। स्टाफ भी इसमें मैनेज करती है या मॉनिटर प्रोग्रेस भी इसमें होता है।
ताकि स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स या अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स हो जाए, जो हमने स्ट्रेटेजिक लेवल में कुछ गोल्स बनाए थे। ऑपरेटिव लेवल, ऑपरेशनल लेवल, दिस लेवल डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क्स एंड एक्टिविटीज ऑन अ डेली बेसिस। इस लेवल में स्पेसिफिक टास्क जो है उनको एग्जीक्यूट करना है। इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ एंड अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स। इसमें अब उस लेवल में प्रिंसिपल्स आते थे, इस लेवल में टीचर्स आते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है जो इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो उनको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको क्लास में कैसे पढ़ाना है, तो वो इस लेवल पे वो करते हैं। स्टूडेंट को एंगेज कैसे करना है, उनको प्रॉपर्ली विदाउट एनी बोर्डम उनको कैसे पढ़ाना है, या करिकुलम को प्रॉपर्ली डिलीवर कैसे करना है, डिफरेंट टॉपिक्स आपको कैसे पढ़ाने हैं, वो इसमें आता है। और स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम असेस करना है। ये अगर हमने स्ट्रेटेजिक लेवल में गोल रखा तो टीचर को प्रॉपर्ली उनको असेस करना है टाइम टू टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक लेवल में बताया गया कि हमें स्टूडेंट को हर 2 हफ्ते बाद असेसमेंट जो है वो रखना है, हर 2 लेसन का एग्जाम लेना है, ठीक है, तो स्टूडेंट जो टीचर है उसको ये इंश्योर करना है कि वो हर 2 हफ्ते बाद 2 लेसन का एग्जाम ले। फैसिलिटी जो वहाँ की है, जैसे मैंने पहले भी बोला, पीपीटी है, मार्कर है, स्मार्ट बोर्ड है, उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना है और मेंटेन भी करना है इस लेवल पे, ठीक, ताकि लर्निंग में प्रोग्रेस हो, ताकि बच्चे अच्छे से लर्न कर पाए और उनको आगे जाके सक्सेस जो है वो मिले। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक लेवल, सेकंड इज टैक्टिकल लेवल एंड थर्ड इज ऑपरेशनल लेवल। इसमें कौन करते हैं? डिफरेंट बोर्ड जो है या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो गोल सेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चों को एक तो गेम्स करानी है, हर क्लास लास्ट क्लास में गेम्स करानी है, और टीचर को क्या करना है, हर 2 वीक्स के बाद एग्जाम लेना है। तो इस लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, प्रिंसिपल ये इंश्योर करेगा कि बच्चे हर लास्ट क्लास में गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल पे प्रिंसिपल का काम है। अब है ऑपरेशनल लेवल पे, जो हर दो हफ्ते बाद बच्चों को एग्जाम लेना है, वो प्रिंसिपल तो इंश्योर करेगा ही, लेकिन वो असल में काम किसका है? ग्राउंड लेवल स्टाफ का, टीचर्स का, ठीक है, जो प्रॉपर्ली इसको इंश्योर करेंगे ताकि प्रोग्रेस हो लर्निंग में। अब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप, strong visionary leadership is essential. Strong visionary leadership is essential for guiding the school towards its mission and goals, inspiring staff and fostering a positive school culture. एक स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडरशिप एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्कूल को ले जाए अपने गोल्स की तरफ जो हमने सेट किए हैं, ताकि स्कूल का जो कल्चर है वो पॉजिटिव मेंटेन रहे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। हमें ऑब्जेक्टिव सेट करनी है, फॉर्मुलेस जो है फॉर्म करनी है स्ट्रैटेजीज, और एलोकेट करनी है रिसोर्सेज टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, ताकि आउटकम जो है वो कंटिन्यूस हो और दिन ब दिन इम्प्रूव हो। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्कूल मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर रोल जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हम हर किसी को प्रॉपर एलोकेट करें प्रोडक्टिविटी स्कूल की जो है वो ऑपरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टीचर्स को कोई काम एलोकेट करना है, तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना और उनको प्रॉपर असाइन करना, वो एक स्किल जो है स्कूल मैनेजमेंट में आता है। स्टाफ डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ या ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग में हमें प्रॉपरली जो है इन्वेस्ट करना है, टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना है, या अच्छे से अच्छे टीचर्स हमें अपॉइंट करने हैं, क्योंकि यही स्टाफ ही जो है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हमारे स्कूल में टीचर्स ही क्वालिफाइड या अच्छे से उनको पढ़ाना नहीं आएगा तो पूरा स्कूल मैनेजमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो स्टाफ की डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट को हमें सेंटर में रखना है, स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज में रखना है, हमें बस अपने पैसे नहीं देखने, टीचर्स का तो चलो इनका देखना है, लेकिन स्टूडेंट को एट हाई प्रायोरिटी रखना है। उसके लिए अच्छा क्या रहेगा? फॉर द स्टूडेंट सेफ्टी या उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें जो है ये स्कूल मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये सारे डेवलपमेंट हो। ओपन कम्युनिकेशन रखनी है हमें, जैसे मैंने पहले बोला था कि बस प्रिंसिपल डिसीजन लेता था, सेंट्रलाइज होता था, लेकिन फिर डिसेंट्रलाइजेशन की गई, ट्रांसपेरेंसी रखी गई, ताकि सब टीचर को भी पता हो, स्टूडेंट्स को भी पता हो, जो वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी पता हो, कम्युनिटी को भी पता हो, और जो प्रिंसिपल है इन सबको पता होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वही एक अच्छा स्कूल मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है।
Decision making, informed decision making based on data, feedback and evaluation helps in identifying areas for improvement, allocation resources effectively and promoting school excellence. इस पे हमें प्रॉपरली डिसीजन लेने हैं। ये नहीं कि कोई हमने रॉ डाटा लिया जिसका हमें पूरा पता नहीं है और हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमें 100 चेयर्स लानी है स्कूल में, ये हमारा प्रॉपर डाटा है तो हम कल को 100 ही लाएंगे, लेकिन अगर हमें गलत डाटा मिला कि हमें 50 चेयर्स लानी, हमने 50 ही लाई तो 50 हमें एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी फिर। तो ये मैस नहीं करना है, प्रॉपर डाटा लेना है, फीडबैक लेना है, एवेल्युएशन लेना है, ताकि उसके बाद हम अच्छे से डिसाइड कर सकें कि स्कूल की क्या नीड है और प्रॉपरली हमें असेसमेंट के रिजल्ट्स भी लेने हैं ताकि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है आगे जाके वो भी हमें करना है स्कूल की एक्सीलेंस के लिए। Financial management, effective financial planning, budgeting and resource allocation ensure sustainability, accountability and optimal utilization of अवेलेबल फंड्स। हमें क्या करना है, प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, मतलब कि पैसे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्रॉपरली हमें पैसे जहाँ पे यूज़ है वही यूज़ करने हैं, बजटिंग भी हमें रखनी है ताकि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए भी हम यूज़ कर पाए, जिसमें हमें सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी है। कम्युनिटी को भी एंगेज करना है, ये नहीं कि बस एक दो लोगों को पता है, पूरी कम्युनिटी को पता होना चाहिए हमारे गोल्स के बारे में, वो अचीव हुए कि नहीं वो सब पता होना चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हमें बिल्ड करना है विद पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स एनहेंस सपोर्ट प्रमोट स्कूल प्राइड एंड एनरिचेस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। जब हम सबको इंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट में तो इससे क्या होगा, एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो एनरिच हो जाएगी, ठीक है, चाहे उसमें पेरेंट्स हो, लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेक होल्डर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, ठीक है। कंटिन्यूसली हमें इंप्रूवमेंट करनी है स्कूल मैनेजमेंट में, ठीक है। हमने अगर पिछले साल कोई गोल सेट किया है कि बच्चों की परफॉर्मेंस अगर पिछले साल 60 आई है, इस साल 70-80 होनी चाहिए, लेकिन जब उनकी 70-80 आई तो अब हमें यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, हमें आगे जाके ये रखना है प्लानिंग में कि हम 90 to 100% इनकी एक्सेलेंस में या इनकी परसेंटेज लाए। तो इससे एनहांसिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी एनेबल्स स्कूल टू स्टे रेलिवेंट, एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस एंड स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। इसमें हमें एनहांस करना है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड हमारे स्कूल में क्या हमने क्या ट्रेंड आया था कि हम क्या करेंगे, ग्रीन बोर्ड जो है उसको इंस्टॉल करेंगे हर किसी स्कूल में ताकि प्रॉपरली फंक्शनिंग हो। तो उसके बाद क्या आए, स्मार्ट बोर्ड हमने पिछले साल सेट किए, ग्रीन बोर्ड्स, ठीक है। अब हमें यहीं पे नहीं रुकना है कि हमने पिछले साल ही ग्रीन बोर्ड सेट किए हर स्कूल में, हमें जो इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, आजकल स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली उन चैलेंजेस को बीट करना है। हमें भी स्मार्ट बोर्ड्स जो है स्कूल्स में इंस्टॉल करने हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए, ठीक है, फाइनेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस। तो चलिए ये था हमारा बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे। और मुझे लास्ट में ये बात बतानी थी कि आप मुझे बताना, आज जो मैंने पीपीटी अपलोड की थी आपको उससे समझ आया कि ऐसे पेजेस पे, तो फिर मैं आगे जाके वही कंटिन्यू करूँगी क्योंकि 3rd and 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स भी बीएड के आने वाले हैं, तो ताकि मैं तब तक अच्छे से जो है इनको अपलोड करती रहूँ। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में आपको पीपीटी के फॉर्म में लेक्चर्स चाहिए कि ऐसे पेज के फॉर्म में, नोटबुक के फॉर्म में। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।